गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन हिंदी व्याकरण तासिका में मैं सुनीता टीचर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण घटक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। आइए यहाँ पर लिखे हुए वाक्यों को सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ अर्थात प्रकट वाचन करती हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। राहुल ने कहा कि राहुल कल खेलने नहीं आ पाएगा क्योंकि राहुल का कल जयपुर जाना है। राहुल की नाना के घर जा रहा है क्योंकि राहुल की नानी राहुल से मिलना चाहती है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इन वाक्यों को मैं पढ़ती हूँ जो नीचे लिखे हुए हैं। राहुल ने कहा कि कल वह खेलने नहीं आएगा क्योंकि उसे कल जयपुर जाना है। वह अपने नाना जी के घर जा रहा है क्योंकि उसकी नानी उससे मिलना चाहती है। बच्चों, आपने देखा कि हमने राहुल अर्थात संज्ञा शब्द का प्रयोग बहुत बार किया है। उसे वाक्य बहुत अटपटे लग रहे हैं, परंतु नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर हमने वह, उसे, वह, उसकी, उससे, अपनी, अपना आदि का प्रयोग किया है, जिससे वाक्य बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे हैं और सुनने में कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा है। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। सर्व अधिक नाम, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं अर्थात स्त्री, पुरुष, वस्तु आदि सभी के लिए किया जा सकता हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। आप यदि देखें, इन स्थानों पर हम संज्ञा का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, मैं के स्थान पर मैं अपना नाम बोल सकती हूँ। आपके स्थान पर आप अपना नाम बोल सकते हैं। इसी तरह कौन, क्या, कोई, कुछ के स्थान पर संज्ञा अर्थात नाम आ सकता है। सर्वनाम शब्दों की एक खासियत अर्थात विशेषता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे वे खेल रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, वे खेल रही है। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि वे शब्द का प्रयोग लड़का और लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक
सर्वनाम। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे 3 भागों में, इसमें 3 तरह के व्यक्ति होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं अब हम देखेंगे। सबसे पहला जो होता है बात करने वाला वक्ता, जिसे वक्ता कहते हैं। दूसरा बात सुनने वाला, जिसे श्रोता कहा जाता है। तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो, अर्थात अन्य व्यक्ति, थर्ड पर्सन, इसलिए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आइए इन्हें क्या कहते हैं अब हम देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इन्हें विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है? वक्ता का अर्थ है श्रोता, अर्थात सुनने वाला व्यक्ति, और कोई तीसरा अर्थात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या की जा रही है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। यहाँ पर देखिए आप, मैं और हम बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करेंगे। तुम और आप का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। वह, यह, वे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाएगा या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए नीचे लिखे वाक्यों को मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। मुझे उसने बताया था कि आप पढ़ रही हैं। यहाँ पर बोलने वाला मुझे का प्रयोग कर रहा है और उसने उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसने बात बताई है, और आप पढ़ रहे हैं, अर्थात श्रोता से बात करते हुए वक्ता बोल रहा है, यानी मुझे बोलने वाले ने अपने लिए कहा, आप सुनने वाले के लिए कहा गया है, और उसने का प्रयोग जिसने बात बताई हो, अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति। इस तरह से हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वे लोग आज नहीं आएंगे। मैंने अर्थात उत्तम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है। तुम्हें मध्यम पुरुष अर्थात सामने वाला व्यक्ति जो बात को सुन रहा है। वे लोग अर्थात अन्य पुरुष जो तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन है, जो तीसरे के बारे में बात की जा रही है। अब हम सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इन शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए करता है। जिस तरह बच्चों, मैं अभी आप लोग से बात कर रही हूँ, तो अपने लिए मैं जिन सर्वनामों का प्रयोग करूंगी वह क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और इसका बहुवचन क्या होगा? हम, हमें, हमारा, हमारे, हमारी। यह बहुवचन है, यानी कि मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। उदाहरण देखिए आप, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। यहाँ वक्ता
अर्थात बोलने वाला बता रहा है कि वह प्रतिदिन खेलता है। और दूसरा उदाहरण देखिए आप, हमारे घर के पास एक मंदिर है। यह बहुवचन में प्रयोग किया गया है। मैं का तो वह हो गया। हमारे बच्चों, हमारे का अर्थ हुआ बहुत सारे घर के लोगों के पास हो सकता है, या कोई आदर्श सूचक अपने लिए प्रयोग कर रहा होगा। इस तरह के शब्दों का यानी कि उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है? बोलने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वह हमारे लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं लिख रही हूँ, हम खाना खा रहे हैं। अब हम देखेंगे दूसरा भेद, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात श्रोता के लिए। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप, आपको, आपका, आपके, आपकी। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप कौन है? मध्यम पुरुष। और मैं कौन हूं बच्चों? उत्तम पुरुष। तो समझ गए आप, वक्ता उत्तम पुरुष है और मध्यम पुरुष श्रोता। अब आप यहाँ पर उदाहरण देखिए जो नीचे लिखा गया है। पहला, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। यहाँ पर तुम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जा रहा है। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। आप कह रहे हैं तो सब ठीक ही होगा। यहाँ पर भी श्रोता के लिए आप का प्रयोग किया गया है। आइए और उदाहरण देखते हैं हम। तुम्हारा नाम क्या है? आप सब क्यों भाग रहे हो? अब हम देखेंगे तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात तीसरा व्यक्ति। इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य अर्थात जैसे कि मैंने आपसे कहा तीसरा व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है। बच्चों, यहाँ पर अन्य अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए बताया गया है। जैसे उदाहरण देखिए, वह, उसे, उन्हें, वे आदि। यह है हमारे अन्य अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में है। उदाहरण देखिए आप, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। बच्चों दोबारा सुनिए, उसका सपना अवश्य पूरा होगा। दोबारा सुनिए आप, उसका सपना अवश्य पूरा होगा। यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए आप, वह कल कक्षा में नहीं आया था। यहाँ वह कौन है? बच्चों बताइए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति। आइए और उदाहरण देखते हैं हम। राम कहाँ है? वह अपने घर चला गया। बहुत अच्छा, पहचाना आपने। आइए अब हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों यह क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप बहुत अच्छी हैं, तुम मेरे साथ खेलने चलो। यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे ठंड लग रही है, वे हमेशा सोच में ही डूबे रहते हैं। यह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे दूसरा भेद,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे आप यहाँ पर पहले उदाहरण देखिए। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, कौन कौन से वे शब्द हैं जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। कौन, क्या, कहाँ, किसे, किसने आदि। इस तरह के जो शब्द हैं, इनके स्थान पर संज्ञा शब्द आ सकते हैं, इसलिए यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, और इनको हम कैसे पहचानते हैं? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में हम इन्हें पहचान सकते हैं। उदाहरण देखो आप। पहला, घर के बाहर कौन खड़ा है? बच्चों, यहाँ पर जो लाल रंग से रंगीन किया है शब्द कौन, यह क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो मैंने उदाहरण क्या पढ़ा? घर के बाहर कौन खड़ा है। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, कौन है बताइए। ठीक है। अब दूसरा देखिए आप। आज आपने क्या खाया है? ठीक है बच्चों, तो क्या, यह जो शब्द है यह प्रश्नवाचक शब्द है। तो आप बताइए कि आज आपने क्या खाया है। तो जैसे आप बता सकते हो कि क्या खाया है, तो आप कहोगे सेब, अनार, केला। अब इस तरह से इन जगहों पे नाम आ सकते हैं, अर्थात संज्ञा आ सकता है। अब हम तीसरा देखेंगे, माधव कहाँ रहता है? बच्चों, कहाँ, यह जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहाँ की जगह पर स्थान का नाम आ सकता है, इसलिए यह संज्ञा शब्द यहाँ पर आ सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो शब्द हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, याद रखिएगा, इन सर्वनामों के स्थान पर यदि संज्ञा शब्द नहीं आता है तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। क्योंकि किस लिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? क्योंकि बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्योंकि नहीं, क्योंकि इनके स्थान पर बच्चों संज्ञा शब्द नहीं आता है, बल्कि हमें कारण बताना पड़ता है। वह जो कारण होता है वह नाम तो नहीं हो सकता, इसलिए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। तो बच्चों, आप सभी ने देखा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। अब हम और उदाहरण देखेंगे। कहाँ जा रही हो? दूसरा देखिए आप, कौन है यह? बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम, जिसके कितने भेद हैं? तो 6 भेद है। 6 भेद में से आज हमने 2 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की, पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह 2 भेदों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।